नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 21 सितंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। कोट देख लीजिए अंबेडकर जी का, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अंबेडकर कहते हैं देखो कोई भी सोसाइटी है ना तब प्रोग्रेस करती है जब उस सोसाइटी में ना इंटेलेक्ट डेवलप होता है, लोगों में नॉलेज डेवलप होती है, सोचने और समझने की शक्ति डेवलप होती है, मोरल रीजनिंग डेवलप होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है, तब वो सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। अगर देखो जनता सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागती रहेगी तो फिर समाज प्रोग्रेस नहीं करेगा। अंबेडकर कहते थे असली आज़ादी देखो तभी मिलेगी, असली ट्रू फ्रीडम तभी मिलेगी जब समाज में वेल कल्टिवेटेड माइंड्स हों। जब वेल कल्टिवेटेड माइंड्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, समाज में हार्मनी होगी। इसलिए देखो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को अंबेडकर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखो आज डिस्कशन की हम बात करें, आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों के विचारों में डिफरेंस कास्ट को लेके। 20 सितंबर 1932 इंपॉर्टेंट विचारों का टकराव देखने को मिला था गांधी और अंबेडकर के बीच में। कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट गांधी ने फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया था। वो विचारों का बहुत बड़ा टकराव था 2 लीडर्स के बीच में। तो उसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिजबुल्लाह के ऊपर। देखो हिजबुल्लाह के मेंबर्स के ऊपर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया, 5000 पेजर्स या फिर इससे भी ज़्यादा उनमें एकदम से ब्लास्ट हो गया। ये घटना देखो पूरी दुनिया में ना हिला देने वाली घटना है। कैसे? तो हाइब्रिड वारफेयर, इंडिया के कंसर्न्स सब डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा आर्टिकल यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के रीनेगोशिएशन से संबंधित है। करंट अफेयर प्लस में ये हमने इशू डिस्कस किया था, लेकिन उस समय प्रीलिम पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था। आज मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। आज चूंकि इनफ आर्टिकल्स हैं, डिस्कशन लंबी होगी, इसलिए मंडे को हम उठाएंगे स्टैटिक वाला जो हम एक्टिव रिवीजन करते हैं कीवर्ड्स के माध्यम से, वो हम मंडे से उठाएंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एक तरफ गांधी और दूसरी तरफ अंबेडकर, दोनों के जो व्यूज थे वो देखो सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे पर अलग क्यों थे, डिफरेंसेस आखिरकार क्यों थे सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे पर। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 20 सितंबर 1932 ये देखो वो दिन था जब गांधी ने पुणे के यरवदा जेल में फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट? कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं। अगस्त 1932 में ना उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मैकडोनल्ड, रामसे मैकडोनल्ड। तो उन्होंने ना कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड में यह बोला गया कि भारत में अलग अलग जो सोशल कम्युनिटीज हैं या फिर रिलीजन के लोग हैं ना, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया था। हालांकि देखो इवन 1909 के बाद से ही 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। तो जो काउंसिल एक्ट आया था 1909 में, उसमें मुस्लिम्स के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन कर दिया गया था। फिर बाद में ये प्रोविजन अलग अलग कम्युनिटीज के लिए किया जाने लगा। बट गांधी को दिक्कत थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन से। क्यों दिक्कत थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो जब उन्होंने फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया ना कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होने चाहिए, तो उसके बाद अंबेडकर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि गांधी की बात माने, अदरवाइज अगर उनकी डेथ हो गई फास्ट के चलते तो दलित मूवमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और वायलेंस भी देखने को मिल सकता है डिप्रेस्ड क्लासेस के अगेंस्ट। तो मजबूरी में आके, प्रेशर में आके अंबेडकर ने गांधी की बात को मान लिया था और पूना पैक्ट साइन हुआ था उस समय। पूना पैक्ट गांधी ने खुद ने नहीं साइन किया था, इस पे प्री का क्वेश्चन भी बन जाता है। पूना पैक्ट साइन किया गया था गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय के द्वारा। हालांकि बाद में इस पैक्ट के साइन होने के बाद अंबेडकर काफ़ी पछताते भी हैं। उन्हें लगता है कि मुझे ये पैक्ट नहीं साइन करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। तो इस प्रकार से ब्रीफ बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखो कल परसों जब पेरियार का आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, तब भी हमने ये जाना था कि गांधी के जो व्यूज थे ना कास्ट के बारे में, वो इवोल्व होते हैं। शुरू में बल्कि वो
अलग अलग जो डाइनिंग, अलग अलग खाना जो खाया जाता था ना डिप्रेस्ड क्लासेस के द्वारा या फिर ब्राह्मण्स के द्वारा, दूसरी कास्ट के लोगों के द्वारा, गांधी उसे भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, गांधी उसे सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। इवन देखो अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में मैरिज होती, उसका विरोध होता, तो उस विरोध को भी गांधी ने सपोर्ट किया था। गांधी ने बोला था कि इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर जो रोक है वो सही है। लेकिन बाद में कास्ट के बारे में उनके जो व्यूज थे काफी इवोल्व हुए। उन्होंने अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, अनटचेबिलिटी को उन्होंने हरिजन कहा। बट यहां पे देखो एक बात ध्यान देने लायक है, गांधी ने ना अनटचेबिलिटी को रिजेक्ट किया, बट गांधी ने कास्ट के इंस्टीट्यूशन को कभी रिजेक्ट नहीं किया। गांधी के हिसाब से कास्ट की यूजफुलनेस है, लेकिन अंबेडकर ये कहते थे अनटचेबिलिटी का मेन कारण ही कास्ट है। आप कास्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो तो कैसे आप अनटचेबिलिटी को रिजेक्ट कर सकते हो। तो अंबेडकर देखो अपनी ओपिनियन में ना काफी ज्यादा रेडिकल थे, क्योंकि अंबेडकर ये कहते थे कास्ट कहां से निकल के आती है। कास्ट निकल के आती है शास्त्रास से, जो होली स्क्रिप्चर्स है ना, वहां से कास्ट निकल के आती है। तो आपको ये अनटचेबिलिटी खत्म करनी है ना, तो आप इन होली स्क्रिप्चर्स पे अटैक करो, शास्त्रों पे अटैक करो, इसी से बदलाव आएगा। अदरवाइज तो देखो आप छोटे मोटे चेंजेस लोगे, अनटचेबल को हरिजन बोलोगे, तो उससे बदलाव नहीं आने वाला है। अंबेडकर देखो ये चाहते थे जो उस समय सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं उनके हाथों में पॉलिटिकल पावर आनी चाहिए। उनका यह मानना था कोई और आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता, जब तक आपके हाथों में पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी आपकी प्रॉब्लम्स सोल्व नहीं होंगी। तो इस वजह से अंबेडकर ने ना उस समय, आपको याद होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भी और इवन साइमन कमीशन के सामने भी अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन की मांग की थी। आप बोलोगे सर ये सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए कोई सीट है पटना की। अब पटना पे ना शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया है। अभी बाकी कम्युनिटीज को भूल जाइए, मुस्लिम्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट है, वो सब आप भूल जाइए, लेकिन फिलहाल ये एग्जांपल समझिए। अब यहां पे पटना में जो एससी वोटर्स होंगे ना, वो ना 2 बार वोट देंगे, डबल वोट, सेपरेट इलेक्टोरेट विद डबल वोट। एक तो देखो जो एससी वोटर्स हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे जो कि एससी होगा, और उस प्रतिनिधि को चुनने में सिर्फ और सिर्फ एससी वोटर्स वोट करेंगे और कोई कम्युनिटी का पर्सन वोट नहीं करेगा। समझ गए? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब ही ये है कि एक प्रतिनिधि चुना जाएगा एससी, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एससी कम्युनिटी के वोटर्स वोट करेंगे और कोई दूसरी कम्युनिटी का वोट नहीं करेगा। दूसरा देखो, दूसरा इस सीट पे कोई जनरल कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके इलेक्शंस में भी एससी वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। डबल वोट, सेपरेट इलेक्टोरेट विद डबल वोट, मतलब जनरल कैंडिडेट के इलेक्शन में भी एससी वोटर्स वोट करेंगे, लेकिन अपना प्रतिनिधि अलग से भी चुनेंगे जिसमें सिर्फ एससी वोटर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। समझ गए? देखो अंबेडकर का यह कहना था कि आप ना डिप्रेस्ड क्लासेस को हिंदू कम्युनिटी का पार्ट मत मानिए। यहां पर देखो वो कहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस अलग से ग्रुप है और कोई सेंस नहीं बनती इनको हिंदू कम्युनिटी का पार्ट मानने में। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी ना, वहां पे अंबेडकर ने ये बात काफी बार बोली थी। इसके अगेंस्ट देखो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे भी थे जो अंबेडकर को ये बोल रहे थे कि सर जी आप ना जॉइंट इलेक्टोरेट का प्रोविजन कर लीजिए। जॉइंट इलेक्टोरेट से ना हिंदू कम्युनिटी एकजुट भी रहेगी, रिजर्वेशन ज्यादा ले लीजिए आप सीट्स का, मतलब एससी के लिए आप कुछ सीट्स रिजर्व कर लीजिए, लेकिन एससी कैंडिडेट्स के चुनाव में सभी वोटर्स पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ एससी वोटर्स ही पार्टिसिपेट करें एससी कैंडिडेट के चुनाव में, ये मत करिए। आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर लीजिए, सभी मिलके जो सीट्स रिजर्व हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए उनमें पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में और एससी कैंडिडेट्स का चुनाव करेंगे। तो अंबेडकर का यह कहना था कि देखो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से, ये बात सच है, एससी कैंडिडेट्स चुन के तो आ जाएंगे, बट देखो उन इलेक्शंस में ना जो मेजोरिटी कमिटी है ना उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। वो इंटरफेरेंस करेंगे एससी कैंडिडेट्स के इलेक्शन में, और जो एससी कैंडिडेट्स हैं वो मेजोरिटी कम्युनिटी का टूल बन के रह जाएंगे।
इसलिए मैं चाहता हूं सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। उन सेपरेट इलेक्टोरेट्स में मेजोरिटी कम्युनिटी का कोई रोल ही नहीं होगा, कोई इंफ्लुएंस ही नहीं होगा। बट अंबेडकर के इस व्यू के अगेंस्ट गांधी का व्यू ये था कि यार ये तो बहुत छोटी चीज है, मतलब लोअर कास्ट के लिए ये बहुत ज्यादा छोटी चीज है। थोड़ी बहुत सीट्स आपको मिल जाएंगी सेपरेट इलेक्टोरेट से, क्या इतने में खुश हो गए? बस आप पूरे वर्ल्ड के राज्य पर राज करने के लिए बने हो। गांधी को यह भी लगता था कि अगर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया ना, तो इससे हिंदुइज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हिंदू कम्युनिटी में एक बड़ा वेज आ जाएगा, खाई पैदा हो जाएगी अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। यह हिंदू कम्युनिटी की एकजुटता के लिए ठीक नहीं है। गांधी देखो इस बात को ना भली भांति से समझते थे कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, उनका यूज करके खुद अपना राज बनाए रखना चाहते हैं, कैसे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। अभी तो हमारे देश में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। आपको क्या पता नहीं है कौन सी पार्टी धर्म के नाम पे डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश करते हैं, और कौन सी पार्टी आपको पता है बार बार कास्ट करती है, कास्ट करो कास्ट सेंसस करो। कौन सी पार्टी धर्म, कौन सी पार्टी कास्ट, सब पता है आपको। ये क्या है? ये भी तो डिवाइड एंड रूल ही है। जनता को, इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा, जनता को समझदार होना जरूरी है, सिविल सोसाइटी को मजबूत होना जरूरी है। इवन देखो राइटर ये भी बोलते हैं कि उस समय ना हिंदू मुस्लिम्स के बीच में तो देखो डिफरेंस बढ़ ही रहे थे, और गांधी नहीं चाहते थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए डिप्रेस्ड क्लासेस को, तो जो उस समय हिंदू लीडरशिप थी ना, कास्ट हिंदू लीडरशिप, वो बहुत कमजोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 20 सितंबर को गांधी ने ना कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट फास्ट अनटू डेथ की शुरुआत की थी। गांधी ने ये बोला फास्ट अनटू डेथ की शुरुआत करते वक्त, मैं अपनी लाइफ को एज ए फाइनल सेक्रीफाइस, अंतिम बलिदान के तौर पे ऑफर करना चाहता हूं डाउन ट्रोडन्स के लिए, मतलब जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनके लिए मैं अपनी लाइफ को एज ए अंतिम बलिदान ऑफर करना चाहता हूं। अब गांधी ने जब फास्ट अनटू डेथ की शुरुआत की ना 20 सितंबर को, तो अंबेडकर उस समय काफी ट्रिकी सिचुएशन में आ गए थे। ट्रिकी सिचुएशन में इसलिए वो गांधी के व्यूज से बिल्कुल एग्री नहीं करते थे, लेकिन बात यह थी गांधी उस समय ना देश के मोस्ट लव्ड पॉलिटिकल लीडर थे। तो अंबेडकर को डर था कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो फिर देखो दलित मूवमेंट को ना गहरा धक्का पहुंचेगा। दलित मूवमेंट के लिए यह चीज अच्छी नहीं है। अगर गांधी की डेथ हो जाती है तो इवन डिप्रेस्ड क्लासेस के अगेंस्ट वायलेंस भी देखने को मिल सकता है। तो ना चाहते हुए भी अंबेडकर ने गांधी की जिद के आगे उस समय घुटने टेक दिए थे, और पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट में देखो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन के प्रोविजन को स्वीकार किया गया, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे को छोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने बोला यह ना गांधी की जीत थी ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अगेंस्ट। इवन नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने भी यह बोला कि देखो भारत की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए अगर लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया जाता है तो वो वर्थ है। मतलब गांधी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे थे ना, फास्ट अनटू डेथ की उन्होंने शुरुआत की थी। तो अंबेडकर ने बोला कि अगर देखो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया जाता है तो वो बिल्कुल वर्थ है। और अंबेडकर की बात करें, अंबेडकर के पास देखो कोई चॉइस बची नहीं थी। बाद में वो सोचते भी हैं अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट मैंने क्यों नहीं फास्ट अनटू डेथ शुरुआत की। और अंबेडकर इस आउटकम से कभी सेटिस्फाई नहीं थे। इवन 1945 में उन्होंने एक ऐसे लिखा था, उन्होंने तब भी ये बात बोली थी, जॉइंट इलेक्टोरेट से ना कुछ फायदा हुआ नहीं है। जॉइंट इलेक्टोरेट में ना जो हिंदूज हैं उनको देखो किसी अनटचेबल को नॉमिनेट करने का अधिकार मिल जाता है, और वो सिर्फ नॉमिनली उसे रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक हिंदूज का टूल बन के रह जाता है। तो ये बात अंबेडकर ने 1945 में एक ऐसे में बोली थी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हाइब्रिड वारफेयर और इंडिया के कंसर्न्स से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के आईआर से और जीएस पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक है वहां से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले कुछ बेसिक्स की बात करते हैं।
देखो इजराइल के ऊपर है लेबनान, लेबनान का भी मेडिटेरेनियन सी से कोस्ट टच होता है। 1980s में ना 1982 में इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया था, तो उस समय हिजबुल्लाह का निर्माण हुआ था इजराइल के अटैक से निपटने के लिए, और ईरान ने हिजबुल्लाह को फंड्स दिए, ट्रेनिंग दी, सपोर्ट प्रोवाइड करी, हथियार दिए ताकि वो इजराइल के खिलाफ लड़ सके। हिजबुल्लाह आज के समय में लेबनान में एक शिया पॉलिटिकल पार्टी भी है और पैरामिलिट्री ग्रुप भी है। इनका मेन मकसद यही है कि इजराइल के अगेंस्ट लड़ना। मेनली देखो ईरान ने ना इजराइल के अगेंस्ट काफ़ी सारे फ्रंट्स ओपन किए हुए हैं, जिसमें से एक है हिजबुल्लाह लेबनान में। इसके अलावा गजा में हमने देखा किस प्रकार से हमास ने अटैक किया, वो भी ईरान द्वारा सपोर्टेड है। इसके अलावा हौथी रिबल्स यमन से कैसे अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, वो भी एक फ्रंट है ईरान की तरफ से, और ईरान खुद तो है ही मतलब इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1। अभी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी जो पूरे वर्ल्ड को ना हिला देने वाली है। घटना क्या हुई, ये इस्तेमाल देखिए, ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ना, ये है पेजर। आप में से बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ये पहले इस्तेमाल हुआ करता था, आजकल तो मोबाइल फ़ोन आ गए, सीधा मैसेज भेज दो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब सुविधाएं हैं, बट पहले पेजर का इस्तेमाल हुआ करता था। पेजर पे ना वन वे कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट मैसेज फ्लैश होता है यहाँ पे। लेकिन ना लेबनान में ना हिजबुल्लाह जो पैरामिलिट्री ग्रुप है ना, इस ग्रुप के लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे, बट 2-3 दिन पहले ना हजारों पेजर डिवाइस एकदम से ब्लास्ट हो गए, हजारों पेजर डिवाइस, और बहुत से हिजबुल्लाह मेंबर्स की जान भी चली गई। आरोप लगता है इजराइल के ऊपर, इजराइल ने ये एग्जीक्यूट किया। आप सोच के देखिए इजराइल ने कितने बड़े लेवल पे प्लानिंग की होगी इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने मॉनिटर किया होगा हिजबुल्लाह कैसे कम्युनिकेट करता है आपस में। कम्युनिकेशन के बाद उन्हें पता लगा कि ये पेजर का इस्तेमाल करते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, सेल कंपनीज का जाल बिछाया और हिजबुल्लाह को अप्रोच किया कि हम आपको पेजर डिवाइस दे सकते हैं। मतलब इन्हीं का कोई एजेंट सप्लायर बन के गया होगा हिजबुल्लाह के पास में कि हम आपको पेजर डिवाइस दे सकते हैं। और जब डील हो गई होगी तो इजराइल ने खुद से मैन्युफैक्चरिंग की होगी या फिर मॉडिफाई किया होगा इन पेजर डिवाइसेस को इस प्रकार से कि समय आने पे ब्लास्ट करवाया जा सके इन पेजर डिवाइसेस में। समझ गए कितने बड़े लेवल पे प्लानिंग की होगी। हजारों पेजर डिवाइसेस को इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया कि समय आने पर दूर से ही मतलब रिमोटली इनमें ब्लास्ट करवाया जा सके। और फाइनली इजराइल ने ब्लास्ट करवाया। ये देखो अगर ध्यान से देखें ना तो डरा देने वाली घटना है। ये घटना हमें बताती है कि फ्यूचर में वारफेयर किस तरह के हो सकते हैं। इस घटना में हाइब्रिड अटैक देखने को मिला, साइबर वारफेयर प्लस में फिजिकल वारफेयर। तो ये हाइब्रिड अटैक देखने को मिला, आरोप इजराइल के ऊपर है। तो फ्यूचर में भी इस प्रकार से हाइब्रिड वारफेयर देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। इंडिया को क्यों कंसर्न होने की आवश्यकता है? देखो चलो आईआर तो एक तरफ है, वेस्ट एशिया में अगर युद्ध भड़कता है तो हम वहाँ से इतना ज़्यादा ऑयल परचेज करते हैं। मतलब हम जितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर ऑयल यहीं से आता है। इसके अलावा वेस्ट एशिया में वारफेयर की वजह से ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बढ़ सकते हैं, तो इसका भी इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वेस्ट एशिया में इंडियन डायस्पोरा का एक बड़ा हिस्सा है। अगर वहाँ पे युद्ध भड़कता है तो वो वापस इंडिया में आएंगे, उनको इंडिया में रोज़गार देना वो एक चुनौती है। जबकि रेमिटेंस अभी जो मिलती है इंडियन डायस्पोरा से इंडिया को, वो रेमिटेंस मिलनी कम हो जाएगी, ये भी एक चुनौती है। चलो देखो ये सब आईआर का तो डायमेंशन है ही, बट आप साइबर वारफेयर देखिए, मतलब हाइब्रिड वारफेयर देखिए। आज के समय में हम कहीं भी नज़र उठा के देख लें, हर जगह हम टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट हैं। एनर्जी ग्रिड, टेलीकॉम नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क,
हर जगह हम डिजिटल सिस्टम पर निर्भर हैं। और देखो, अगर कोई हमारा दुश्मन देश जैसे चाइना या फिर पाकिस्तान साइबर अटैक्स के थ्रू इन सिस्टम्स को टारगेट करता है, तो फिर देखो देश का डिफेंस और देश की इकोनॉमी पैरालाइज हो सकती है। ये इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात है, चुनौती वाली बात है। आप हमारे पड़ोसी देश चाइना को देख लीजिए, एक सेकेंड स्लाइड निकाल लीजिए। आप हमारे पड़ोसी देश चाइना की बात कर लीजिए। चाइना देखो टेक्नोलॉजी के मामले में ना कंपैरेटिवली हमसे काफ़ी आगे है। प्लस जितनी भी एडवांस्ड या बेसिक टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो चाइना में हो रही है। इसलिए देखो चाइना आसानी से हाइब्रिड मेथड्स का यूज़ करके इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। और वैसे भी देखो चाइना के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि चाइना ने एम्स की वेबसाइट हैक करवाई, चाइना ने साइबर सिक्योरिटी संबंधित ब्रीच किया इंडिया में कहीं ना कहीं। इवन पीएमओ और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट जायंट्स हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन पर भी साइबर अटैक्स करवाया गया, आरोप लगता है चाइना के ऊपर। अब आप सोच के देखिए, जब पीएमओ जैसे हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को हैक करने की कोशिश की जा रही है, तो बाकी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा वल्नरेबल है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हाइब्रिड वारफेयर में? हाइब्रिड वारफेयर में देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इंसर्जेंसीज और टेररिज्म को भी एडवांस टूल और सपोर्ट दिया जा सकता है। इंडिया देखो ऑलरेडी नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी से जूझ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी, और जो छत्तीसगढ़ और आसपास का फॉरेस्टेड बेल्ट है वहाँ नक्सलिज्म है। तो हाइब्रिड वारफेयर के थ्रू चाइना जैसी जो दुश्मन देश है ना, वो किसी देश के अंदर बैठे हुए जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है ना, उनको साइबर टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि भैया ये लो, हम आपको सिखाते हैं, साइबर ट्रेनिंग देते हैं, आप गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर दीजिए। चाइना का नाम भी नहीं आएगा और जो दुश्मनी वो हमसे निकालना चाहता है वो दुश्मनी भी निकाल लेगा। तो इसलिए देखो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की देखो वीकनेसेस भी हैं। वीकनेसेस जैसे हमारा जो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, काफ़ी कमज़ोर है, फ्रेगमेंटेड है। अभी हम हमारा साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टेज में है। सरकार ने डिजिटल डिफेंस को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम तो शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी ना एक यूनिफाइड और स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क की कमी है। जो देखो एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ मिलिट्री और तीसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर, सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करे ताकि साइबर अटैक्स और इंफॉर्मेशन वारफेयर से बचाव हो सके। दूसरा है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज। इंडिया ने देखो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ना काफ़ी प्रोग्रेस किया है, लेकिन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और स्पेशली साइबर वारफेयर, एआई वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी कैपेबिलिटीज़ में अभी भी हम यूएसए, चाइना और इजराइल जैसे देशों से ना काफ़ी पीछे हैं। और हमारी डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज़ पर, और कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं तो हिजबुल्ला की तरह देखो हम भी वल्नरेबल हैं। नेक्स्ट, रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव अप्रोच। इंडिया का जो अप्रोच है ना हाइब्रिड थ्रेट्स को लेके ज़्यादातर देखो रिएक्टिव होता है। जैसे कोई मेजर इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद हम अपना डिफेंस प्रिपेयर करते हैं, लेकिन देखो ये रिएक्टिव अप्रोच हमें और ज़्यादा वल्नरेबल बनाती हैं। हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए, पहले से तैयार रहना चाहिए, बजाय कोई अटैक हो और उसके बाद हम जागें। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और पॉलिसी गैप्स। देखो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में ना डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो है। इंडिया में देखो थोड़ा तो डिसीजन मेकिंग स्लो है, ये बात सच है। जैसे अभी वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था, अमृतसर में जो विमान अपहरण हुआ था ना, 1999 की बात है। तो उस समय कैसे प्लेन हाईजैक हुआ, लेकिन डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, जिस वजह से अमृतसर से प्लेन ने उड़ान भर ली। तो ऐसे कई बार हम देखते हैं जल्दी से हम फैसले नहीं लेते हैं और टाइम लगा देते हैं, तो इसलिए थ्रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट में अंडर इन्वेस्टमेंट इन R&D। स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया ने देखो अच्छी खासी प्रोग्रेस की है, लेकिन साइबर डिफेंस और हाइब्रिड वारफेयर टेक्नोलॉजीज़ के R&D में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। इस वजह से नई थ्रेट्स को जल्दी से काउंटर करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे इंडिया इन सब प्रॉब्लम से डील कर सकता है। सबसे पहले एडवांस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़। इंडिया को ना साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को मजबूत करने पड़ेगा। ये सिर्फ देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए नहीं, बल्कि लिगेसी सिस्टम,
मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हो। अगर देखो हम अपने ओल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, डिफेंस नेटवर्क और पब्लिक यूटिलिटीज़ को सिक्योर नहीं करेंगे तो देखो हम वल्नरेबल रहेंगे। और इसके लिए एक मजबूत साइबर कमांड सेंटर का होना जरूरी है जो नेशनल लेवल पे साइबर डिफेंस के इनिशिएटिव्स को लीड करें। फिर इसके बाद है टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज शेयरिंग विद कंट्रीज लाइक इजराइल। देखो ऑलरेडी हम इजराइल जैसे देशों के साथ में काफ़ी डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कर रहे हैं। अब देखो जैसे इजराइल है, इजराइल के पास काफ़ी एडवांस्ड साइबर वारफेयर टेक्निक्स हैं। अगर हम अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत करते हैं तो इंडिया इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बन सकता है। इजराइल के एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करना हमारे लिए एक विनिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट साइबर डिप्लोमेसी से संबंधित है। देखो बाकी पॉइंट्स तो हैं ही, इसके साथ ही इंडिया को ना इंटरनेशनल साइबर डिप्लोमेसी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। और ये सिर्फ डिफेंस पार्टनरशिप के थ्रू नहीं होगा बल्कि मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे यूएन है, G20 है, ब्रिक्स है, इनके थ्रू भी ग्लोबल साइबर नॉर्म्स को शेप करने में इंडिया को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा। चाइना देखो जहां अपना साइबर इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर रहा है, वहीं इंडिया अपने डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स का यूज करके ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में एक लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है। और R&D में तो देखो हमें इन्वेस्ट करना ही होगा, इसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। नए तरह का जो हाइब्रिड वारफेयर से अगर हमको निपटना है ना, तो साइबर सिक्योरिटी में हमें इन्वेस्ट करना होगा। साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास में स्किल फोर्स होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस इंस्टीट्यूशंस में एडवांस रिसर्च और स्किल ट्रेनिंग को प्रमोट किया जा सकता है। कंक्लूजन में अगर देखो बोलें तो इस नए फॉर्म ऑफ वारफेयर का ना दुनिया पर इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होगा। और अगर इंडिया समय रहते इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं लेता है, अगर समय रहते इंडिया एग्रेसिव और प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाता है, तो इंडिया को देखो फ्यूचर में अपने दुश्मन देशों से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे चाइना, पाकिस्तान। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हाइब्रिड वारफेयर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी देखो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी और इसको ब्रोकर करवाया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उस समय देखो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो डिसाइड हुआ कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जैसे पानी, इनका भी बंटवारा हो जाना चाहिए। तो एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जैसे चिनाब, झेलम और इंडस, इनका मेजर शेयर जाएगा पाकिस्तान को, मतलब 80% जो इन रिवर्स का शेयर है वो पाकिस्तान को जाएगा और 20% इंडिया यूज़ करेगा। और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, इनको इंडिया यूज़ करेगा। इसके अलावा ये सोचा गया था कि अगर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो एक हम परमानेंट इंडस कमीशन इस्टाब्लिश करते हैं। परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग्स होंगी रेगुलर, एक साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर होगी, ज़्यादा बार बेशक हो सकती हैं। और दोनों देशों के कमिश्नर्स होंगे इस परमानेंट इंडस कमीशन में। अगर देखो ट्रीटी को लेके कोई भी डिफरेंसेस होते हैं, डिस्प्यूट होती है, तो सबसे पहले तो इसी परमानेंट इंडस कमीशन में डिस्प्यूट को या फिर डिफरेंसेस को सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं होती है डिस्प्यूट सोल्व, डिफरेंसेस सोल्व नहीं होते हैं, तो दूसरे नंबर पे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी डिस्प्यूट नहीं सोल्व होती है तो तीसरे नंबर पे फिर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट किया जाएगा और वो डिस्प्यूट को सोल्व करवाएगा। अगर कोई भी ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन में डिस्प्यूट सामने आती है तो 3 टियर का डिस्प्यूट रिजोल्व करने का मैकेनिज्म डिसाइड हुआ था ट्रीटी में। सबसे पहले परमानेंट इंडस कमीशन में कोशिश की जाएगी, दूसरे नंबर पे न्यूट्रल एक्सपर्ट के थ्रू कोशिश की जाएगी और तीसरे नंबर पे कोशिश की जाएगी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू। देखो ट्रीटी भारत की तरफ से ना काफ़ी उदार थी। पानी ऊपर से नीचे जाता है, इंडिया के पास एज था, अपर रिपेरियन स्टेट था इंडिया, तो इंडिया की साइड से हम बोलेंगे हमने काफ़ी ज़्यादा उदार ट्रीटी साइन की पाकिस्तान के साथ में, बहुत ही ज़्यादा उदार।
मतलब वर्ल्ड में आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलेगा कि किसी अपर रिपेरियन स्टेट ने इतना ज़्यादा पानी दे दिया हो लोअर रिपेरियन स्टेट को। जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने ये बोला था, वर्ल्ड की डिप्रेसिंग पिक्चर में ना एक ब्राइट स्पॉट की तरह है ये इंडस वाटर ट्रीटी। आज़ादी से लेके अभी तक चल रही थी जैसे तैसे करके, समय समय पर डिस्प्यूट तो देखो सामने आते रहते हैं। बागलीहार डैम प्रोजेक्ट को लेके डिस्प्यूट सामने आया 2007 में। चिनाब रिवर के ऊपर ये बागलीहार डैम बन रहा था, पाकिस्तान ने शिकायत की थी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला आया और इंडिया के पक्ष में फैसला आया कि इंडिया जो डैम बना रहा है सही है। फिर नीलम प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, नीलम रिवर पे प्रोजेक्ट पाकिस्तान बना रहा था। नीलम नदी जिसे भारत में देखो किशन गंगा बोलते हैं, और किशन गंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है। झेलम की ट्रिब्यूटरी है, पाकिस्तान में इसे नीलम बोलते हैं। और नीलम रिवर के ऊपर पाकिस्तान प्रोजेक्ट बना रहा था, इस पर भी डिस्प्यूट हो गया और इस पर भी डिस्प्यूट जैसे तैसे करके सोल्व हुआ। लेकिन अभी भी पाकिस्तान क्वेश्चन उठाता रहता है, भाई इंडिया नीलम रिवर के प्रोजेक्ट में इंटरफेयर करता है, ऐसा पाकिस्तान का आरोप रहता है। इसके बाद देखो 2016 में किशन गंगा और रेटल प्रोजेक्ट्स को लेके फिर से डिस्प्यूट सामने आया। इंडिया ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहा था, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट थे। रन ऑफ रिवर मतलब कोई डैम नहीं, कोई रिजर्वर नहीं, बस रिवर के बहते पानी का यूज करके बिजली इंडिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने क्वेश्चन उठाए, डिस्प्यूट पैदा हो गया। अब देखो जो परमानेंट इंडस कमीशन था उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। इंडिया ने बोला न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करो, पाकिस्तान ने बोला न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू इस मामले का सोल्व करो। अब कायदे से देखो, पहले तो मामला पीआईसी यानी परमानेंट इंडस कमीशन सोल्व करेगा, नहीं सोल्व होगा तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा। लेकिन पाकिस्तान सीधा ही बोलने लगा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू मामला सोल्व करेंगे। न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग ही नहीं की पाकिस्तान ने, तो ये ट्रीटी के खिलाफ था। और वर्ल्ड बैंक भी बिल्कुल लल्लू राम, उसने ना दोनों ही अपॉइंट कर दिए। मतलब वर्ल्ड बैंक कहता है कि ठीक है एक काम करते हैं, तुम भी खुश रहो तुम भी खुश रहो, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर देते हैं और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी हम सेटअप कर देते हैं इस किशन गंगा एंड रेटल प्रोजेक्ट के डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। तब तक चला आ रहा है, कोई अभी सॉल्यूशन निकला ही नहीं, दो पैरेलल प्रोसेस चल रही हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है इंडिया ने ना जनवरी 2023 से अभी तक चौथा नोटिस पाकिस्तान को सेंड किया है। इंडिया ने बोला है कि भाई ये पीआईसी यानी परमानेंट इंडस कमीशन की जो रेगुलर मीटिंग्स होती है ना, इन्हें बंद करो, हम ट्रीटी को फिर से रीनेगोशिएट करेंगे, संतुष्ट नहीं है हम ट्रीटी से। तो इंडिया ने ये बोला है अब पाकिस्तान को। देखो कुछ साल पहले तक ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भयंकर लड़ाई होती, लेकिन फिर भी ये वाटर ट्रीटी जो है ना ये पॉलिटिक्स से बाहर रहती। बट अब ऐसा नहीं है। 2016 में उरी में अटैक्स हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ब्लड और वाटर दोनों एक साथ नहीं बह सकते। तो उसके बाद तो देखो ट्रीटी को लेके क्वेश्चन उठता रहता है। रिलेशंस अभी काफ़ी ख़राब हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होती, ट्रेड नहीं होता इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और डर ये भी है 2021 में जो एलओसी पे सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, अब वो भी रद्द किया जा सकता है। फिर से बॉर्डर पे रह रह के फायरिंग होती रहेगी जैसा पहले हुआ करता था, क्योंकि इंडिया का आरोप ये है कि आप टेररिज्म को लगातार सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया में टेरर अटैक्स आप करवा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में बॉर्डर पे सीज फायर एग्रीमेंट का क्या काम। देखो एक चीज राइटर बोलते हैं, इस ट्रीटी को ओपन करना फिर से रीनेगोशिएशन के लिए वो दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात यह है कि आज के इस पोलराइज टाइम में ना सहमति बनाना कि रीनेगोशिएशन करके हाँ अब ये ट्रीटी के नई टर्म्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोनों देश नई टर्म्स पे सहमत होंगे ही नहीं। उस समय तो चलो हो गए थे, इंडिया ने काफ़ी उदारता दिखाई थी, लेकिन अब इंडिया क्यों उदार बने हर बार, समझ गए। तो बात देखो ये है कि क्लाइमेट चेंज तो देखो हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता है, हाइड्रो पावर की आवश्यकता है, तो ट्रीटी को रीनेगोशिएट तो करना चाहिए, लेकिन आउटकम आने की संभावना बहुत कम है।
सहमत नहीं होंगे दोनों देश नई टर्म्स पे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से, कल नहीं मिलते, कल तो संडे है ना, मंडे को मिलते हैं फिर से एक नई इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।